पास्ट लेक्चर्स में जो भी कुछ आपको बताया, आई हैव टेकन ए केस स्टडी ऑफ कोका कोला, और मैंने बॉन्ड होल्डर की बातें की, कोका कोला के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बातें की, कोका कोला की बैलेंस शीट को शो किया, कोका कोला के डेट को दिखाया. नाउ सपोजिंगली कोका कोला इज अ बॉन्ड इशूअर, बिकॉज कोका कोला इज रेजिंग फंड्स बाय इशूइंग बॉन्ड्स, तो मैं कोका कोला को बोलूँगा ये बॉन्ड इशूअर है. और ये जो चिन्ने मिन्ने निन्ने निन्ने से छोटे छोटे लोग हैं बेटे, दीज आर इन्वेस्टर्स, दीज आर बॉन्ड होल्डर्स. तो मैं आज आपके सामने कुछ नई पहलू पे, नई बात पे कुछ रखना चाहता हूं अपनी बातें. तो आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए. मैं भूमिका बना, आई एम जस्ट बिल्डिंग द फाउंडेशन दैट व्हाट आई वांट टू स्पीक टुडे in 20 minutes or 22 minutes or 25 minutes lecture. I am just telling you that there is a bond issuer and there is the bond holder, the bond investor, and the person who is issuing the bonds, who is raising the funds. Let it be a Coca-Cola, let it be a Pepsi. That person has to pay something to the holders. We have already seen. बेटे इश्यूअर ने उसके हार्ड अर्न मनी को ले लिया और अपने बिजनेस में उसको इन्वेस्ट कर रहा है. तो ये जो लोग हैं बॉन्ड होल्डर्स, बेटे दे हैव एक्सपेक्टेशंस. आप ये बताइए, आप किसी को 5 रुपए की 10 रुपए की ऑरेंज बार खिलाते हो, अपने दोस्त को, आप 2 दोस्त घूमने जा रहे थे कनॉट प्लेस इंडिया दिल्ली, ऑरेंज बार खाई आपने क्वालिटी वॉल्स की 10 रुपीज़ की, आपने पैसे दिए, आप रामलाल हैं. अब आप ये बताइए आफ्टर अ वीक दोबारा से आप कनॉट प्लेस दिल्ली में घूमने गए, तो मुझे एक चीज़ बताइए, ऑरेंज बार दोबारा खाने का मन हुआ तो आप रामलाल हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि नेक्स्ट टाइम पैसे कौन पे करे? आपके दोस्त का नाम है मोहनलाल and you are Ramlal. Earlier in the last week you have paid that 10 rupees for him also and for yourself also. It means in the next week you will expect that Mohanlal should pay for your ice cream as well as for his ice cream. It means 10 रुपए के पीछे भी आपने अपनी उम्मीदें जागृत कर ली. You have the expectations. Similarly, for the bond holders, you know, who have earned, who have invested their hard-earned money, जिन्होंने अपनी मेहनत के पैसे इस कंपनी में लगाए, आप ये बताइए क्या उनकी उम्मीदें नहीं है, क्या उनकी दुनिया नहीं है, क्या उनके फैमिली नहीं है, क्या उनके अरमान नहीं है, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस नहीं है? हैं. अब देखिए सवाल देखिए, वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं बॉन्ड होल्डर्स की, इस बॉन्ड इश्यूअर की ड्यूटी है पे करना, फुलफिल करना. तो जो भी कुछ ये बॉन्ड होल्डर उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए पे करेगा, टेक्निकली इट इज नेम्ड एज इंटरेस्ट. कई जगह कूपन भी होता है, हमने डिस्कस किया. तो मैंने एक छोटी सी बात वैसे रिव्यू की जो आपको पता थी, बॉन्ड इशूअर हैज टू पे समथिंग as a periodic return, as a periodic payment, as a periodic coupon payment, let it be annually, let it be semi-annually, to bond holder as per the bond indenture. So something which is being paid by issuer, that will be cost of borrowing for Coca-Cola. बेटे कोका-कोला के लिए वो cost of borrowing है, वो cost of debt है, वो बेटे खर्चा है. खर्चा किसके लिए है? इट इज फॉर कोका कोला, बट इट इज इनकम फॉर दोज बॉन्ड होल्डर्स. देखिए डिफरेंट एस्पेक्ट है, इसके लिए कुछ हो रहा है, इसके लिए कुछ हो रहा है सेम ही. तो मैं आज इसी के ऊपर चर्चा करने वाला हूं. बॉन्ड इशूअर मैंने कहा, बॉन्ड होल्डर मैंने कहा, समथिंग विच इज पेड बाय, समथिंग विच इज पेड बाय इशूअर. आई का मतलब है इशूअर. ऐसे ही डायग्राम बनाइए बेटे, बहुत अच्छा लगेगा आपको. जब आप रिवाइज करेंगे ना तो 1 सेकेंड में माइंड में सब कुछ आ जाएगा. बाय इशूअर टू द होल्डर, आई विल से दैट इज इंटरेस्ट, और इट कैन ऑल्सो बी नेम्ड एज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर कोका कोला. आगे चल रहे हैं. ये जो बॉन्ड होल्डर को रिसीव हो रहा है, ये जो बॉन्ड होल्डर को रिसीव हो रहा है, ये जो बॉन्ड होल्डर को रिसीव हो रहा है फ्रॉम दिस कंपनी, फ्रॉम कोका कोला, फॉर कोका कोला इट इज इंटरेस्ट, इट इज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, बट फॉर दिस बॉन्ड होल्डर, इसका नाम हम दूसरा कर देंगे और उसका नाम है बेटे रिटर्न, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और टेक्निकली हम बोलेंगे यील्ड, YIELD. इट इज नेम्ड एज यील्ड. तो मैंने वही बात यहां लिखने की, बताने की कोशिश की है. 2 बड़े अच्छे से एरोस बनाए.
एक जगह बॉन्ड इशूअर लिखा, एक जगह बॉन्ड होल्डर लिखा, एरोस बनाए, वहां पर इंटरेस्ट लिखा। बॉन्ड होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कहा इसको हम रिटर्न कहते हैं, यील्ड कहते हैं फॉर इन्वेस्टर। ये बात तो पता ही थी आपको बेटे, ये तो बस मैंने वैसे ही बता दी। लेकिन आज के लेक्चर का सवाल ये है कि ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट की हम बातें कर रहे हैं, दैट दिस इज इंटरेस्ट, हाउ मच शुड बी द इंटरेस्ट। कोका कोला को के मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीएमए यूएसए को रात को सपना आएगा कि 15% इंटरेस्ट देते हैं, ही विल पे 15%, और देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दैट हाउ टू कैलकुलेट दैट इंटरेस्ट। यस, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दैट। बेटे ऐसे थोड़ी सपना आएगा मैनेजमेंट अकाउंटेंट को और हम उतना इंटरेस्ट दे देंगे, ऐसे कैसे हो गया? You are a management guy, you are a finance guy, you have to see that what is the logic behind this composition of interest. So in today's lecture I will be telling you what are the components of this interest or how we conclude with this figure of interest. हम इस फिगर में आते कैसे हैं? मतलब बॉन्ड इंटरेस्ट, जब कोका कोला इज पेइंग इंटरेस्ट टू द होल्डर, वो जो इंटरेस्ट का अमाउंट है कैसे कैलकुलेट होता है, उसके अंदर क्या क्या कॉम्पोजिशन है। सपोजिंगली यू आर ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड यू हैव क्वालिफाइड है सीएमए यूएसए, और आप बड़ी अच्छी एमएनसीज में या बिग फोर में, केपीएमजी में, प्राइस वाटर कूपर में, ई&वाई में, डेलॉयट में लगे हुए हैं एज अ एम्प्लॉय यू आर वर्किंग, सो यू विल बी गेटिंग अ पे स्केल इन दैट। नाउ इन दैट पे स्केल देयर आर डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स। एक कंपोनेंट होगा बेसिक पे, फिर कंपोनेंट होगा अलाउंसेस, फिर होगा परक्यूजेट्स, फिर मेडिकल बेनिफिट्स, फिर अदर। इट मीन्स देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ योर होल एनुअल पैकेज। आपसे कोई पूछेगा पैकेज कितने का, तो आप 1 करोड़ रुपए बोलेंगे, अज्यूम कर रहे हैं, भगवान करे आपका 1 करोड़ का पैकेज हो। मैं तो ये कहता हूँ होगा भी बेटे, होगा भी, विश्वास करें। तो मैं ये कहता हूँ विद इन दैट 1 करोड़, दैट हाउ वी हैव कैलकुलेटेड दैट 1 करोड़, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दैट 1 CR एनुअल पैकेज व्हिच इज बीइंग गिवन टू सीएमए यूएसए मैनेजमेंट अकाउंटेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। It consists of basic pay because he has completed 18 years of education. बेटे 18 साल उसने एजुकेशन में लगाए, उसने कुछ बेसिक एमिनिटीज, उसने कुछ बेसिक मोरल्स, उसने कुछ बेसिक रूल्स, उसने कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग सीखी। तो बेटे उस बेसिक चीजों के लिए जो भी कुछ पे होता है दैट इज बेसिक पे। यू गेटिंग माय पॉइंट? आपने टैक्स लॉज में सैलरी में बेसिक पे का नाम सुना होगा। Why basic pay is being paid, you know, by employer to employee? Because he has spent 18 years of his life for education. क्योंकि 21 साल के आप हैं, 3 साल के बाद पढ़ाना शुरू कर देते हैं। अगर मैं कोविड के सिनेरियो हटा दूं, ठीक है जी, तो 18 साल आपने अपनी पूरी जिंदगी के यंग 18 इयर्स एजुकेशन को ग्रैब करने में लगाए। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक बेसिक नॉलेज, एक बेसिक मोरल्स को सीखने के लिए लगाए। तो दैट समथिंग विच इज पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर दैट बेसिक समथिंग इज नेम्ड एज बेसिक पे। Now after that so many other allowances are being paid. DA is being paid for a special purpose, house rent allowance is paid for a separate purpose, city compensatory allowance is paid for a separate purpose, then we go for perquisites, rent free accommodation we pay for a different factor, garden facility, all that there are different components. So मैं आज उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं खाली ये बताना चाहता हूँ कि आप एनुअल पैकेज को देखें तो हम कॉम्पोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली how much this bond issuer Coca-Cola should pay to the bond holder, it depends upon 6 components. बेटे 6 ऐसी बातें हैं जो मैंने आज एक्सप्लेन करनी है, उनको जोड़ देना तो एक ड्रामा आएगा। उस ड्रामे का नाम है इंटरेस्ट। इफ आई एड दो 6 components, if I add those 6 components, then the total of those 6 components will be named as interest. तो आज हमने वही सीखना है इस लेक्चर में कि वो इंटरेस्ट की फिगर कैलकुलेट कैसे होती है। तो बेटे आइए, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक छोटी सी बात और करना चाहूंगा। इंटरेस्ट इज फॉर कोका कोला, इंटरेस्ट इज फॉर इशूअर, रिटर्न इज फॉर होल्डर। दोनों एक ही हैं।
बट दोनों के एस्पेक्ट में डिफरेंट है। जैसे पैसे को हम यहाँ INR बोलते हैं और यूएसए में USD बोलते हैं, ठीक है जी। तो इन कॉस्ट फॉर बॉन्ड इशूअर, इंटरेस्ट इज अ कॉस्ट फॉर अ बॉन्ड इशूअर फॉर कोका कोला। बॉन्ड इशूअर वांट्स टू पे इंटरेस्ट एज मिनिमम एज पॉसिबल। बेटे बड़ी सिंपल सी बात है, कोका कोला तो यही चाहेगी ना कि उसको कम से कम देना पड़े, उसका ऑब्जेक्टिव उसके माइंड में तो यही होगा। तो एक बार अपने पेज को डिवाइड कर लें, आप तो पता नहीं ऐसे ही बैठ गए, डिवाइड कीजिए पेज को, इसी तरह से लिखिए। लेफ्ट हैंड साइड में पहले लिखे इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर बॉन्ड इशूअर, सेकंड इज बॉन्ड इशूअर वांट्स टू पे इंटरेस्ट एज मिनिमम एज पॉसिबल। बड़ी सिंपल सी लॉजिक है जी, इसमें ऐसा कोई रटने वाली बात है ही नहीं। अब आप बॉन्ड होल्डर को देखिए तो लिखा हुआ बॉन्ड होल्डर वांट्स टू गेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिटर्न फ्रॉम दैट कोका कोला। और ऊपर क्या लिखा मैंने लिखा है इंटरेस्ट विच इज अ कॉस्ट फॉर कोका कोला, इट इज अ इनकम फॉर बॉन्ड होल्डर, इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ बॉन्ड होल्डर, इट विल बी अ डेबिट एक्सपेंस फॉर कोका कोला। पता था, लिख लेंगे तो सुखी रहेंगे भाई साहब। आगे आप समझदार हैं, 5-5 मिनट लगते हैं नहीं लिखने में, आपके 6 महीने बच सकते हैं। ये तो मेरा महान आत्मा है जो आपको मैं चाहता हूं ये सारी चीजें का बेस बना के आगे चलो, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। आइए जी फ्रेंड्स, इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट व्हाट आर द रीजंस बॉन्ड होल्डर इज एक्सपेक्टिंग और व्हाट कैन बी द कंपोनेंट्स ऑफ बॉन्ड इंटरेस्ट। अब आज के इस लेक्चर नंबर 5 में बेटे हॉक, ग्लेम, वाइले, CMA के पास पेपर्स भरे पड़े हैं आज के लेक्चर के ऊपर कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट। आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके हिस्से क्या हैं, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेटे आज का मुद्दा वही है। तो मैंने आपको कहा देयर आर 6 कंपोनेंट्स। बेटे 6 हैं, 6। एक बच्चा कहता है 4 ही दिख रहे हैं, ये देखो 6 है, नीचे भी है, ऊपर पहले लिख तो लो। देयर आर 6 कंपोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट। मैंने एक स्क्वायर बनाया, उसके बाद मैंने यहां लिखा रिस्क फ्री रेट, पहला कंपोनेंट, ऐसे ही लिखना आपने। क्रेडिट रिस्क, सेकंड कंपोनेंट। लिक्विडिटी ऑफ डेट, थर्ड कंपोनेंट। टैक्स स्टेटस, फोर्थ कंपोनेंट। फिफ्थ मैच्योरिटी पीरियड एंड सिक्स्थ इज स्पेशल प्रोविजंस। आराम से बेटे, मैंने कहा जी मुश्किल कुछ भी नहीं है। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं एंड आई वांट टू टेल यू दैट देयर आर 6 कंपोनेंट्स ऑफ इंटरेस्ट। इन 6 चीजों को जब हम जमा करेंगे, जिसकी अभी हम चर्चा करने वाले हैं, then we can get that this is the amount of interest which a bond issuer should pay to the bond holder, or this can be the expectations at least which bond holder can expect from the bond issuer। कुछ भी तो पहला लिख लीजिए रिस्क फ्री रेट। आज हम डिस्कस करेंगे that what is the meaning of risk free rate, why we adding this risk free rate। second is credit risk प्रीमियम और डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम। क्या पता बॉन्ड इशूअर कोका कोला भागी जाए। बेटे आप देखिए पोस्ट कोविड सिनेरियो में ऐसा कितना हुआ कि कितनी कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, बैंकरप्ट हो गई, खत्म हो गई, तो इसके बेचारे की बॉन्ड होल्डर के पूरी मेहनत के पैसे खराब हो गए। सो सेकंड कंपोनेंट इज क्रेडिट रिस्क, थर्ड कंपोनेंट इज लिक्विडिटी ऑफ डेट। इफ आई बाय अ डेट ऑफ कोका कोला, तो बेटे वो तो सेकेंडरी मार्केट में अवेलेबल है, एक्टिव मार्केट है उसकी। बट अगर मैंने ऐसे ही किसी दूसरी कंपनी, मैं लेट इट बी मुथ्थू फाइनेंस ने डेट इशू किए, अज्यूम कर रहे हैं दैट मुथ्थू फाइनेंस के डेट आर नॉट इजीली ट्रेडेबल इन सेकेंडरी मार्केट, तो बेटे आपको लगेगा यार ये ले तो लिया, अब ये बिकता ही नहीं है, मुझे पैसों की जरूरत होगी तो मैं कैसे करूंगा। तो इफ आई सी कोका कोला डेट वर्सेस मुथ्थू फाइनेंस डेट, यू विल एक्सपेक्ट मोर इन केस ऑफ मुथ्थू फाइनेंस, वो अभी हम चर्चा करने वाले हैं। फोर्थ इज टैक्स स्टेटस, फिफ्थ इज मैच्योरिटी पीरियड एंड सिक्स्थ इज स्पेशल प्रोविजंस। आइए जी हम 6 की 6 बातों को ईमानदारी से डिस्कस करेंगे। बेटे आज का लेक्चर बस यही है। हॉक, ग्लेम, वाइले, CMA पास पेपर्स भरे पड़े हैं, आप प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो पहली बात हम ये कह रहे हैं कि वो जो इंटरेस्ट है, दैट इंटरेस्ट दैट इंटरेस्ट, इसको हम कहते हैं ये इंटरेस्ट है विच इज बीइंग पेड बाय बॉन्ड इशूअर टू बॉन्ड होल्डर। इस इंटरेस्ट के मैंने कहा 6 कंपोनेंट्स हैं, 6
6 कंपोनेंट्स है। अगर हम इन 6 कंपोनेंट्स को ऐड कर दें तो वी कैन कैलकुलेट दैट दिस इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। Now in today's lecture I want to tell you that what are these 6 components and why we are adding this। लॉजिक भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहली बात मैं आपको लॉजिक जो बताऊंगा वो ये बता रहा हूं कि रिस्क फ्री रेट सबसे पहला कंपोनेंट है जिसको हम लेते हैं और जिसको हम लिखकर ऐड कर देते हैं while calculating interest। Now what is risk free rate? आप मुझे एक छोटी सी बात बताएं। आप भूल जाइए कि डेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोका कोला को डेट को खरीद नहीं रहे, बट यू हैव फंड्स। आपके पास फंड्स है, हार्ड अर्न मनी है। बेटे आप क्या घर में रहने दोगे उन पैसों को, या एज अ लेमैन एटलीस्ट आप बैंक में जाकर एफडी कराओगे? मुझे ईमानदारी से बताना, आप अपने पेरेंट्स से पूछना, बेटे एक लेमैन भी होगा ना, who is not a finance background even, he knows that if he invest in a bank, you know, at least he will get some fixed deposit rates, 8%, 9%, 10% as a case may be, तो he will invest there। अब कोई पूछे उससे कि यार बैंक में क्यों इन्वेस्ट किया है, तो वो कहेगा यार सिक्योर्ड है, बैंक आरबीआई का है, बैंक में कभी बैंकरप्सी होने के चांसेस नहीं हैं, ये गवर्नमेंट जैसा ही है, ऐसा मान के चलो। बेटे इफ इट इज लाइक दिस, अगर इस तरह का ट्रस्ट फैक्टर है तो मैं ये कह सकता हूं कि वेन एवर यू आर इन्वेस्टिंग इन अ बैंक, इट मीन्स यू आर अज्यूमिंग दैट देयर इज नो रिस्क इन्वॉल्व इन दैट। Let the rate be less, let I am not getting that much amount, huge amount, but the point is there is no risk involved in banking deposits। तो जो 6% 7% आपको बैंक से मिल रहा है, आप ये सोचेंगे कि अगर मैं किसी कंपनी का डेट लेता हूं तो एटलीस्ट जो मुझे बैंकिंग कंपनी से 6-7% मिल रहा था वो तो यहां से मिलना ही चाहिए, प्लस 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 करेंगे, बट दैट इज द बेस। हेलीकॉप्टर बेस, बेबी को बेस पसंद है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं दैट 6%, दैट 8%, दैट एनी परसेंटेज, यू नो, विच यू आर गेटिंग फ्रॉम अ बैंकिंग डिपॉजिट, तो आप उसको बेस मानेंगे कि भाई ये तो मिलना ही चाहिए। अज्यूम करते हैं दूसरी बात, आप रामलाल हैं, यू आर डूइंग ग्रेजुएशन प्लस सीएमए यूएसए, आपने दोनों क्वालिफाई कर लिया, और आपका दोस्त है मोहनलाल, उसने सीएमए यूएसए नहीं किया, ही इज जस्ट अ ग्रेजुएट, और उसको 10,000 15,000 पर मंथ का सैलरी मिल रहा है, एंड यू आर रामलाल, यू हैव क्लियर्ड सीएमए यूएसए एज वेल एज ग्रेजुएशन। तो आपके मन में क्या आएगा कि आपको कम से कम सैलरी कितनी मिलनी चाहिए, सोच के बताइएगा। आप ये सोचेंगे कि आपका जो दोस्त है उसने तो यूएसए का कोर्स भी नहीं किया, ही इज नॉट अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड ही इज गेटिंग 15,000 पर मंथ, सो एटलीस्ट आई शुड गेट फ्रॉम हियर एटलीस्ट दिस मच शुड बी द अमाउंट, प्लस 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 करेंगे। इट मीन्स ही हैज नॉट टेकन एनी रिस्क, क्योंकि उसने एग्जामिनेशन नहीं दिया, फेल होने का रिस्क नहीं लिया, तो एटलीस्ट उसको 15,000 मिल रहे हैं, तो यार आपको भी तो 15,000 मिलने चाहिए। इसको बोलते हैं रिस्क फ्री रेट। अब मैं इसको लेके आ रहा हूँ यूएसए के इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप मुझे एक चीज बताइए, रिस्क फ्री रेट को मैं टेक्निकली बताने जा रहा हूं कि इफ अ इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन अ कोका कोला डेट, अगर वो इन्वेस्ट नहीं करता तो बेटे वो उन पैसों को कंज्यूम करता, गर्लफ्रेंड के साथ फर्स्ट मूवी फर्स्ट शो जाता, पॉपकॉर्न खाता, पिज्जा खाता, कोल्ड ड्रिंक लेता। मैं पोस्ट कोविड नॉर्मल सिनेरियो की बात कर रहा हूं, बट बिकॉज वो समझदार था, उसने भूपेश आनंद के लेक्चर्स अटेंड किए थे, तो उसने वो क्या किया, सेक्रीफाइस किया गर्लफ्रेंड के साथ पिज्जा हट में जाकर, डोमिनोज पिज्जा में जाकर वो पिज्जा खाना सेक्रीफाइस कर दिया, कोका कोला सेक्रीफाइस कर दी, वो कंजम्पशन सेक्रीफाइस कर दिया, अपने दिल को मार लिया कि यार कोई बात नहीं, आज मैं अगर इन्वेस्ट करूंगा तो कल ये बड़ा अमाउंट मिलेगा, फिर आराम से मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाऊंगा। इट मीन्स यू हैव डेफर्ड योर कंजम्पशन। ये डिफरेंट एस्पेक्ट है कंसेप्ट को समझाने का, कि आपने अपनी कंजम्पशन को डेफर कर दिया, आपने वो पैसे अपने कंजम्पशन के लिए ना लेकर कोका कोला को दे दिए, बॉन्ड इश्यूअर को दे दिए। आप वो पैसे बैंक में भी डिपॉजिट कर सकते थे, कंज्यूम भी कर सकते थे, आपने सारे डिसीजन को डिले किया और कोका कोला के ऊपर रिलाई किया।
तो मैं कहता हूं दैट डेफरमेंट इन द कंजम्पशन, उसके लिए समथिंग विच इज पेड बाय कोका कोला टू दिस बॉन्ड होल्डर, टू दिस इन्वेस्टर, दैट इज नेम्ड एज रिस्क फ्री रेट। देखिए अलग अलग एस्पेक्ट से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपके दिमाग में किसी तरह से ये रिस्क फ्री रेट का कंसेप्ट समझ आ जाए। आइए थोड़ा सा लिखते हैं, फिर हम दोबारा से इसके ऊपर आएंगे और मैं बड़ी प्यारी सी केस स्टडी से आपको समझाऊंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आइए लिखते हैं, रिस्क फ्री रेट इज एक्सपेक्टेड बाय इन्वेस्टर बॉन्ड होल्डर बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। बेटे बॉन्ड होल्डर एक्सपेक्ट कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट रीजंस की वजह से। पहले रीजन है द प्रेफरेंस, टाइम प्रेफरेंस फॉर कंजम्पशन। मैंने अभी अभी बताया, उसने अपने टाइम, जिस समय वो एंजॉय कर सकता था हैप्पी मोमेंट्स के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर बातें कर सकता था, खा पी सकता था। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल यू कैन परचेज एज मोटर कार। अब आपने क्या किया, मोटर कार बाय करने का डेफर कर दिया और वो पैसे बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिए। इट मींस यू हैव डेफर्ड योर डिसीजन ऑफ कंजम्पशन, यू हैव डेफर्ड योर एंजॉयमेंट फॉर द सेक दैट यू विल बी गेटिंग मोर इन फ्यूचर। something for that which is being paid by Coca-Cola to you, that is named as time preference for consumption। तो वही लिखा मैंने, मूव विद गर्लफ्रेंड, दिस ये पता ही है। तो पहला रीजन आपको सबको समझ आ गया, व्हाई यू चार्ज, व्हाई अ इन्वेस्टर एक्सपेक्ट्स अ रिस्क फ्री रेट फ्रॉम द इशूअर। सेकंड इज, आपको मैंने ना एक मूवी दिखाई थी सेक्शन ई, जब हम कर रहे थे कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, पिपली, उसमें बताया था महंगाई होती जा रही है। आज जो मैकडॉनल्ड्स का 25 रुपीज का पिज्जा बर्गर आ रहा है, आलू टिक्की, बेटे एक साल के बाद जब आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठेंगे हॉल में, तो बेटे वो 25 रुपए का आलू टिक्की का बर्गर नहीं आएगा। जब आप मैकडॉनल्ड्स में खाना खाने जाएंगे मूवी देखने के बाद, वो 30 रुपीज का, 35 का, 40 का टच कर जाएगा बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज आलू का रेट बढ़ गया, उस बर्गर का रेट बढ़ गया, चटनी का रेट बढ़ गया, इंप्लॉय का रेट बढ़ गया, रेंट का रेट बढ़ गया बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। So there are different reasons for which you charge risk-free rate. So first is time consumption, time deferment of consumption. Second is inflation. लिखिए। Third is the best proxy. अब आप देखिए, मेरी एक बात सुनिए, हम बात कर रहे हैं सीएम में यूएसए की, तो मैं आज आपके सामने एक बात कहता हूं कि यूएसए गवर्नमेंट की, फेड गवर्नमेंट क्या करती है, उनको पैसों की जरूरत होती है ना जब वो, तो क्या करते हैं, ट्रेजरी बिल्स इशू करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स, जिसका पीरियड 365 से कम होता है, 365 डेज से लेस देन पीरियड होता है, उसको बोलते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। किसी भी दुनिया में, इस दुनिया में किसी भी राजा को, गवर्नमेंट को पैसों की जब जरूरत होती है तो वो ट्रेजरी बिल्स, तहखाने वाले बिल्स, राजा का तहखाना, वो बिल्स इशू करते हैं पब्लिक को। वो बिल्स दे देते हैं और पब्लिक से पैसा ले लेते हैं और उनको कहते हैं हम इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज देयर इन यूएस फेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बेटे राजा का कभी दिवालिया थोड़ी निकलेगा, हम ऐसा मान के चलते हैं। इट मीन्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच दे आर ऑफरिंग, विच द यूएसए गवर्नमेंट इज ऑफरिंग ऑन देयर ओन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर ट्रेजरी बिल्स, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, दैट इज केप्ट एज अ प्रॉक्सी फॉर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। क्योंकि रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न में वो दो चीजें आ चुकी हैं अभी तक, इन्फ्लेशन भी आ चुका है और आपने जो डेफरमेंट किया अपने कंजम्पशन का वो भी आ चुका है। तो वो जो अमाउंट है, वो जो यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का 365 डेज का ट्रेजरी बिल का रेट ऑफ इंटरेस्ट गवर्नमेंट दे रही है, हम उसको बेस मानते हैं फॉर कैलकुलेटिंग रिस्क फ्री रेट। मेरी बात आप समझ रहे हैं? Interaction of supply of funds and demand of funds will determine equilibrium risk free rate treasury bill। अब ये जो यूएसए की गवर्नमेंट है, इसके दैट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूएसए आल्सो डज नॉट हैव अ ड्रीम कि इतना रेट होना चाहिए। बेटे डिमांड और सप्लाई के ऊपर रिलेट करेगा कि यूएसए को, गवर्नमेंट को कितने पैसों की जरूरत है और कितनी सप्लाई हो रही है इन्वेस्टर्स से। सपोज करते हैं यूएसए गवर्नमेंट नीड्स मनी बिकॉज देयर इज अ डेफिसिट इन द बजट, तो उनको पैसों की जरूरत है यूएसए गवर्नमेंट को। अब यूएसए फेडेक्स क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है, लेकिन उसको परचेज करने वाला ही कोई नहीं है क्योंकि अभी इन्वेस्टर्स जो है दे आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट।
तो इसको क्या करना पड़ेगा यूएसए गवर्नमेंट को, अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा सो दैट दोज पीपल गेट मोटिवेटेड। मान लेते हैं 7% ओरिजिनल रेट था, नाउ दे हैव टू इंक्रीज टू 8 to 9% सो दैट दीज पीपल विल मोटिवेटेड एंड दे आर रेडी टू इन्वेस्ट, दे आर रेडी टू गिव द मनी टू यूएसए गवर्नमेंट। तो इट इज नेम्ड एज इक्विलिब्रियम। 8%, 8.5% में कहीं ना कहीं जाकर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगी एंड एट दैट मोमेंट वी विल अचीव इक्विलिब्रियम। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो आप पहले इसको लिख लें, इंटरेक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ फंड्स एंड डिमांड ऑफ फंड्स विल डिटरमाइन इक्विलिब्रियम रिस्क फ्री यूएस ट्रेजरी बिल रेट। अब देखिए, मैंने बड़ी प्यारी सी केस स्टडी से समझाने की कोशिश की है। डिमांड और सप्लाई का तो कर्व ऐसे ही बनता है, और ये बेटे यूनिट प्राइस है, आपको पता ही है, इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो प्राइस आ जाता है। लेकिन एक केस स्टडी समझना है कि हाउ दिस इक्विलिब्रियम विल हेल्प, हाउ दिस फ्री मार्केट विल हेल्प, हाउ सप्लाई ऑफ मनी एंड डिमांड ऑफ मनी विल इंटरसेक्ट, and we can calculate that point, and that rate is named as risk free rate or the rate which is being given by US treasury bills short term security। सुनना जरा, मैंने एक पहलू बताया। मान लेते हैं यूएस फेड बजट में डेफिसिट आ गया। एक बच्चा कहता है डेफिसिट क्या होता है? बेटे, जब आपके खर्चे ज्यादा हो जाते हैं एक गवर्नमेंट के और उसकी आमदनी कम हो जाती है, इफ मोर एक्सपेंसेस आर देयर बट रेवेन्यूज लेस, मतलब टैक्स से रेवेन्यू उनको मिलता है, बाकी चीज़ों से रेवेन्यू मिलता है, वो एक्स है, और एक्सपेंस जो है ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर उनको जहां भी एक्सपेंस करना है वो एक्स प्लस समथिंग है, सो दैट समथिंग इज डेफिसिट। अब वो डेफिसिट पूरा कैसे करेंगे? पैसे तो है नहीं, तो पब्लिक से लेंगे। तो मैंने लिखा, इन केस ऑफ डेफिसिट इन 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 यूएस, इन यूएस से लिख लीजिए आपको, यूएस से फेडरल बजट, फेडरल गवर्नमेंट विल डिमांड मोर मनी। भाई उनको पैसों की जरूरत है, पैसे ही नहीं है, खर्चा करना है, ठीक है। इन केस देयर इज नो इक्विलिब्रियम, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फंड्स बाय यूएसए इन्वेस्टर्स। अज्यूम करते हैं कि यूएसए के इन्वेस्टर्स उस रेट में देने को तैयार नहीं है जो यूएसए गवर्नमेंट ऑफर कर रही है, ठीक है जी। फिर क्या होगा? फेड गवर्नमेंट विल इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो फेड गवर्नमेंट क्या करेगी? 6% से 8, 8.5% का इंटरेस्ट कर देगी, ठीक है जी। अब जैसे यूएसए की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, ट्रेजरी बिल का, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, बेटे कोका कोला का भी बढ़ जाएगा, पेप्सी का बढ़ेगा, हिंद लीवर का बढ़ेगा, जनरल मोटर्स का बढ़ेगा, सबका बढ़ेगा, बिकॉज रिस्क फ्री रेट विच इज बीइंग ऑफर्ड बाय यूएसए ट्रेजरी बिल शॉर्ट टर्म, दैट इज केप्ट एज अ प्रॉक्सी, and it is being there because of defer in consumption, because of because there is a inflation। वो reasons हमने देख ली। अब reasons के बाद हम निकालें कैसे? मैंने कहा उसको मैं proxy मान लेता हूँ। proxy का रेट कैसे आएगा? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी से। तो इट इज अ फ्री वर्ल्ड, ऑटोमेटिकली वो प्राइस हमारा रिस्क फ्री रेट डिटरमाइन हो जाएगा। बेटे नहीं लिखा तो आप वीडियो को हॉल्ट कर लें, पॉज करें, लिखना जरूरी है जैसे जैसे मैंने एरोस बनाए हैं। बेटे इसके ऊपर पूरा एस्से आया हुआ है, आपको एस्से का क्वेश्चन आया, मैंने चेक किया था, और एमसीक्यूज तो आती रहते हैं, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, और वो लिखने से आती है। आप जितना मर्जी पढ़ लें, देखिए मैं खुद लिखता हूं ना तो मुझे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है। इन केस ऑफ डेफिसिट इन यूएसए फेडरल बजट, फेडरल गवर्नमेंट विल डिमांड मोर मनी, ठीक है। In case there is no equivalent increase in supply of funds by USA investors, federal government will increase the interest rate on government securities, which will affect interest rate of other instruments, it means of other issuers। तो I think आपको ये बात समझ आ गई है that the first component of that interest is risk-free rate। What are the reasons for that and how we calculate it? What is the proxy for that? What is US Treasury bills? Why we calculate it? How equilibrium is being determined? ये सारे लॉजिक्स भूपेश आनंद ने बताए हैं। आप किसी और का लेक्चर अटेंड करके देख लो ना यार, पता नहीं उन्होंने ये कराया भी नहीं कराया। मैं तो आपको डिटेल में बता रहा हूं कि दैट हाउ वी 6 components आर देयर इन द इंटरेस्ट। सेकंड, बेटे क्रेडिट रिस्क। आप ये बताओ, आप किसी को पैसे देते हो, बेटे जो पैसे ले लेता है ना वो तो भूल ही जाता है कि आपने पैसे दिए थे।
और आप रिस्क बियर करते हो कि भाई वो कुछ पीरियड के बाद आपको पैसे वापस कर देगा और बीच के पीरियड में आपको इंटरेस्ट पे करता रहेगा। अब चलिए इंटरेस्ट तो पे कर ही रहा है, लेकिन आपके मन में ना डर रहता है, दिल हूं करे, घबराए कि कहीं विजय माल्या जैसे ये भी कंपनी भाग ना जाए, सत्यम कंप्यूटर जैसे घपला ना हो जाए। तो बेटा यू आर बेयरिंग अ रिस्क when you are giving funds to Coca-Cola, you are relying on the Coca-Cola management. Supposingly this management becomes fraud or this company become insolvent, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। It means you are bearing that risk. इसका मतलब जिस कंपनी में ज्यादा रिस्क होगा आप उस रिस्क की वजह से भी कुछ इंटरेस्ट एड ऑन करोगे। मतलब रिस्क फ्री रेट में यू विल एड सम प्रीमियम फॉर that risk which you are bearing, default risk, credit risk। और पोस्ट कोविड सिनेरियो में तो बेटे रिस्क ये बढ़ गया है क्योंकि लोगों के पास कामकाज नहीं रहा, जीडीपी खत्म हो गई है। तो आप लिखिए क्रेडिट और डिफॉल्ट रिस्क ऑफ बॉन्ड इशूअर। मैं तो कहता हूं किंगफिशर एयरलाइन का नाम खाली लिख लेंगे ना तो आपको ये कंपोनेंट समझ ही आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं इस कंपोनेंट में। इट इज रिलेटेड विद इशूअर ऑफ बॉन्ड, मैच्योरिटी पीरियड। जितना लंबा मैच्योरिटी पीरियड होगा उतना रिस्क ज्यादा है। बॉन्ड इश्योर की क्रेडिट रेटिंग कितनी है, ट्रिपल ए, डबल ए, ट्रिपल बी, और वेदर दैट बॉन्ड इज अगेंस्ट सम कोलैटरल। क्या उस बॉन्ड को हमने सिक्योर्ड करा रखा है किसी एसेट्स के गिरवी होने के थ्रू। बेटे दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्रेडिट रिस्क। मैं तो कहता हूं इफ इशूअर इज बी कैटेगरी, डबल बी, इफ मैच्योरिटी पीरियड इज लॉन्ग, इफ दे आर अनसिक्योर्ड, तो बेटा सोने पे सुहागा, सारी चीजें ही खराब हैं। योर एक्सपेक्टेशन, यू विल हैव अ हायर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रीमियम ओवर दैट रिस्क फ्री रेट। ठीक है, हायर द क्रेडिट रिस्क, हाई विल बी द क्रेडिट रिस्क प्रीमियम। लिख लीजिए, higher the credit risk, high will be the credit risk premium. Higher the credit risk, high will be the credit risk premium. तो दूसरा फैक्टर बता दिया। तीसरा लिक्विडिटी। बेटे कोविड सिनेरियो में ये भी देखा गया कि आपके पास लैंड है, आपके पास बिल्डिंग है, आपके पास गोडाउन है, बट आप जब कोविड सिनेरियो में उसको बेचने गए तो 1 CR का आपके पास गोडाउन था, उसकी मार्केट वैल्यू 60 लाख आपको रिसीव हो सकती थी। इट मींस 40 लाख का लिक्विडिटी लॉस। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इट मींस व्हाट शुड बी द मार्केट वैल्यू एंड व्हाट एक्चुअली यू आर गेटिंग, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी प्रीमियम, लिक्विडिटी रिस्क। भाई मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है जैसे ये कैलकुलेटर है। अब ये कैलकुलेटर मैंने मान लेते हैं 5,000 रुपये का लिया, इंडियन रुपीस। अब मैं इसको सेल करने जा रहा हूँ तो क्योंकि मुझे ज़रूरत है तो सामने वाले कह रहे हैं जी हम 2,000 रुपये देंगे, जबकि मुझे लगता है कम से कम 4,500 रुपये तो मिल ही जाने चाहिए। बिल्कुल नया है, मैंने डब्बा ही तो खोला है, बट बिकॉज उसकी एक्टिव मार्केट ही नहीं है कैलकुलेटर की तो मुझे पैसे कम मिलेंगे। इसका मतलब इफ दैट सिक्योरिटी जो आप डेट सिक्योरिटी ले रहे हैं, अगर उसका मार्केट एक्टिव सेकेंडरी मार्केट नहीं है, वो बॉन्ड इश्यूअर की इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है, लोग उस बॉन्ड को ज्यादा परचेज सेल नहीं करते, तो यू हैव टू बियर अ लिक्विडिटी रिस्क ऑल्सो। उसको हम लिक्विडिटी प्रीमियम बोलते हैं। एंड फॉर दैट ऑल्सो एज अ बॉन्ड होल्डर यू विल एक्सपेक्ट सम प्रीमियम। बेटे लिखते हैं इन्वेस्टर्स विल प्रेफर लिक्विड डेट सिक्योरिटीज। लिक्विड का मतलब है जो आराम से बिक जाएं, तभी तो हम लिक्विड रेशो कैलकुलेट करते हैं, करंट रेशो कैलकुलेट करते हैं। कंपनी विद अ गुड लिक्विडिटी रेशो विल बी अ सॉल्वेंट कंपनी। So if I as a bond holder wants to buy a bond of a company, I will firstly check that whether the bonds of this Coca-Cola, they are liquid, they are easily tradable, I can easily sell them without the loss of liquidity. ठीक है जी। So for that I have to check whether there is an active secondary market. This is a bond holder. बेटा ये bond holder है या मैं कहता हूँ चलिए investor है। If there is a less active secondary market, then this bond holder will expect
समथिंग मोर। ये दिल है कि मानता नहीं। हम कहाँ से शुरू हुए थे? रिस्क फ्री रेट से स्टार्ट हुए थे। रिस्क फ्री रेट में अपने डिफॉल्ट रिस्क ऐड का प्रीमियम ऐड कर दिया, अब लिक्विडिटी रिस्क का प्रीमियम भी ऐड कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट में आ गए टैक्स स्टेटस। बेटे मैंने आपको सेक्शन ई में इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में ये बताया था दैट देयर इज यूएस टैक्स लॉस, दे चार्ज इंटरेस्ट एज अ टैक्सेबल इनकम इन द हैंड्स ऑफ बॉन्ड होल्डर। इसका मतलब बॉन्ड होल्डर को जब कोका कोला इंटरेस्ट देगा तो बॉन्ड होल्डर के लिए हम उसको कहेंगे ये रिटर्न है, ये उसकी इनकम है। बेटे ऑल इनकम्स आर टैक्सेबल। तो यूएसए के टैक्स लॉज ये कहते हैं कि जितना भी आपको पैसा मिला उस पर 30% टैक्स यूएस फेड गवर्नमेंट को दे दो। सपोजिंगली you are a bond holder and you have received 1 lakh as USD as return on the amount of debt which you have invested in Coca-Cola। तो बेटे आपको 1 लाख नहीं मिलने वाले, आपके घर में $1 लाख नहीं आएंगे, बिकॉज आप मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं, यू आर अ CMA USA। बेटे 30% $1 लाख में से लेस हो जाएंगे and the balance amount $70,000 you will be getting। Now the point is, if this bond holder wants to find out that how much should be the interest which I should get, so whether that bond holder will take into consideration those tax rates also or not। आप बताइए, अगर आप बॉन्ड होल्डर हो और आपके पास चॉइस हो कि भाई ये टैक्स एग्जेम्प्ट बॉन्ड्स हैं और ये टैक्सेबल बॉन्ड्स हैं। When I say tax exempt, it means these are not taxable in the hands of bond holder. Let it be 7%. And if I say taxable, these are taxable in the hands of bond holder. Let it be 10%. तो आप बताएं, आप टैक्स स्टेटस का भी प्रीमियम ऐड करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे? क्योंकि आप तो इफेक्टिवली में बिलीव करते हैं कि भाई नेट आमदनी कितनी आई, नेट रोकड़ा कितना आया। अगर हम बनिया की भाषा में देखें तो नेक्स्ट कंपोनेंट विच वी विल ऐड व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट, अभी तक क्या ऐड किया? रिस्क फ्री रेट, फिर क्या ऐड किया? डिफॉल्ट रिस्क प्रीमियम, फिर क्या ऐड किया? लिक्विडिटी रिस्क प्रीमियम, अब क्या ऐड कर रहे हैं? टैक्स स्टेटस। तो कोका कोला बॉन्ड इशुअर इन्वेस्टर्स को दिया, Coca-Cola is paying before tax. Let it be I have taken the example कि भाई $1 लाख का इंटरेस्ट पे किया और 30% का टैक्स रेट है, तो he will be getting 70,000। इसका मतलब दिस बॉन्ड होल्डर, ये आफ्टर टैक्स रेट है, वो चाहेगा कि ये जो इंटरेस्ट का रेट जो भी कैलकुलेट हो गया है, दिस रेट शुड बी मोर सो दैट इफेक्टिवली माई इंटरेस्ट इंक्रीजेस, सो दैट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट का इंसिडेंस बढ़ जाए। ठीक है जी, मैंने एक फॉर्मूला लिखा, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। 1 लाख अभी डॉलर्स आपको मैंने बताया, इंटू 1 माइनस 0.3 अगर हम करें तो $70,000 आ जाते हैं। तो बेटा रटना कुछ है ही नहीं, फॉर्मूला लॉजिक है, बिफोर टैक्स इंटू 1 माइनस टैक्स, बैलेंस अमाउंट 70, इसी का फॉर्मूला बना दिया उन्होंने। नेक्स्ट कंपोनेंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैच्योरिटी पीरियड। आप मुझे एक बात बताएं बेटे, आप बैंक की FD कराते, 5 साल की FD कराएंगे और 2 साल की FD कराएंगे तो बैंकर्स पीपल दे विल गिव मोर इंटरेस्ट टू यू ऑन 5 ईयर, बिकॉज इन 5 ईयर यू आर incurring more maturity loss, because longer the period more will be the expectation। जितना लंबे समय के लिए आप पैसे देते हैं किसी को, उतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं आपकी। तो अगर एक डेट का मैच्योरिटी पीरियड छोटा है तो आप उसमें इतना प्रीमियम ऐड नहीं करना चाहेंगे इन दैट while calculating interest। But if in a bond there is a maturity period, lengthy maturity period, then you want to add a premium in that risk free rate, something to be added because you are taking more risk। भाई मैं ये कहता हूं कि आपने कहा जी कोविड के बाद तो पता नहीं जीवन है कितना, 5 साल के लिए मैं अगर इन्वेस्ट करता हूं और 5 साल के बाद मैं खुद ही मर जाता हूं तो उस पैसे का क्या करना है? आई विल नॉट इन्वेस्ट फॉर 5 years, आई विल इन्वेस्ट फॉर 1 year। लेट द रेट यू एक्सपेक्ट फॉर 1 year भी 12%। अब मैं समझाने के लिए कह रहा हूं कि 1 साल के लिए आपने 12% का रेट अज्यूम किया,
तो बेटे 5 साल के लिए 12% से ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? बड़ी सिंपल सी बात है, ज़्यादा होना चाहिए। तो ज़्यादा के लिए वो मैच्योरिटी पीरियड जितना लंबा होगा आपका एड ऑन ज़्यादा होगा, वही बात बतानी है, और कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं, लिख लें। लॉन्गर द मैच्योरिटी पीरियड हाई विल बी द प्रिंसिपल रिस्क, एंड व्हेन हाई विल बी द प्रिंसिपल रिस्क आई विल ऐड अ फैक्टर व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट। लास्ट फैक्टर में आ गया जी स्पेशल प्रोविजंस। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, स्पेशल प्रोविजंस। कोका कोला जब बॉन्ड इशू कर रही है तो कई बार वो क्या करती है, स्पेशल प्रोविजंस डाल देती है। सपोजिंगली स्पेशल प्रोविजन ऑफ कॉल प्रोविजन। इसका मतलब क्या है कि कोका कोला अगर चाहे तो जो बॉन्ड्स बॉन्ड होल्डर्स को इशू किए हैं कोका कोला उनसे रीपरचेज कर सकती है। जब कोका कोला चाहे बटन दबा सकती है, एंड कैन रीपरचेज दोज बॉन्ड फ्रॉम द बॉन्ड होल्डर्स। तो दिस इज लाइक अ कॉल प्रोविजन। और ये प्रोविजन कब इंप्लीमेंट करेगी कोका कोला? व्हेन कोका कोला थिंक्स दैट मार्केट रेट बड़ा कम है और हम बड़ा ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं बॉन्ड होल्डर्स को। भाई जब हमने बॉन्ड्स इशू किए थे उस समय रेट था 10% का, तो हमने 10% भी इशू कर दिए, फिक्स रेट है। बट आज कोविड सिनेरियो के बाद तो रेट 6% हो गया है, हमें अभी भी 10% देना पड़ रहा है, बिकॉज बॉन्ड इंटेंचर में वी हैव रिटन 10%। तो कोका कोला का मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMA USA ये सोचता है और ये एडवाइज करता है मैनेजमेंट को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, दैट वी शुड रीपरचेज दीज बॉन्ड्स फ्रॉम द बॉन्ड इन्वेस्टर्स because we are paying 10% and the market rate is 6%. So if we repurchase it, then we can save a cost of 4%. But you should have a right for that, for repurchasing that, and that right is named as call right, and that provision should be there in that bond indenture. So if there is a provision of call, provision is there in the bond indenture, तो बेटे बॉन्ड होल्डर को हमेशा ये डर सताता रहेगा कि कभी भी ये इशुअर इस बटन को दबाएगा और मेरे से ये अपने बॉन्ड्स रीपरचेज कर लेगा। तो बॉन्ड होल्डर विल एक्सपेक्ट अ हायर रेट ऑफ प्रीमियम, अ हायर इंटरेस्ट एज कंपेयर टू द बॉन्ड्स हैविंग नो कॉल प्रोविजन। ठीक है जी। इसी तरह से कन्वर्टिबिलिटी क्लॉज भी है कि बॉन्ड होल्डर अगर चाहे तो डेट को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता है। तो इस केस में प्रीमियम वो लेस एक्सपेक्ट करेगा क्योंकि यहां पर बॉन्ड होल्डर को बेनिफिट है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो मैंने एक बड़ा सा प्यारा सा चार्ट प्रिपेयर किया, बस लास्ट में ये बना लीजिए। एप्रोप्रिएट इंटरेस्ट रेट ऑन अ डेट सिक्योरिटी को निकालने के ये 5-6 कंपोनेंट्स हम कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा रिस्क फ्री रेट ऑफ US ट्रेजरी बिल्स एज अ प्रॉक्सी, लेट इट बी 5%। फिर मैंने ऐड किया डिफॉल्ट प्रीमियम, लेट इट बी 2%। फिर मैंने ऐड किया लिक्विडिटी प्रीमियम, लेट इट बी 1%। लॉजिक्स मैंने सब बता दिए। फिर मैंने ऐड किया टैक्स स्टेटस, लेट इट बी 3%। फिर मैंने प्रीमियम और डिस्काउंट फॉर स्पेशल प्रोविजंस, कन्वर्टिबिलिटी क्लॉज है तो माइनस करेंगे और कॉल प्रोविजन है तो ऐड करेंगे। तो बेटे 12% का आपके सामने एक रेट आ गया। सो दिस इज द इंटरेस्ट रेट विच इज बीइंग चार्ज्ड और विच इज बीइंग गिवन बाय कोका कोला टू द बॉन्ड होल्डर्स। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा आइडिया लगा कि बेटे वो जो इंटरेस्ट कंपनी देती है उसको कैलकुलेट करने के पीछे ये लॉजिक्स हैं। तो लेक्चर 5 में मैंने आज ये बताने की कोशिश की बेटे आने वाले लेक्चर्स बड़े प्रीशियस हैं, आप सारी नोटिस करना, ज़्यादा समझदार मत बनना। एक बार ये कंसेप्ट खत्म हो जाए तो फिर उन्हें सारे क्वेश्चंस हॉक के, स्टडी टेक्स्ट के, बेटे वर्कबुक के तो बिल्कुल लास्ट में करेंगे, स्टडी टेक्स्ट के इसी के बात कराऊंगा। बेटे आप नोट करते रहना। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।